नमस्कार दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच आइडियोलॉजिकल यानी कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म और पॉलिटिकल राइवलरी के कारण कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह राइवलरी सिर्फ आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल फील्ड तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि स्पेस तक चली गई थी। और इस खतरनाक स्पेस राइवलरी के कारण सोवियत यूनियन ने यूएसए को नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने और इंसानों को मून पर भेजे जाने वाले जैसे खतरनाक मिशंस को कंडक्ट कराने पर मजबूर कर दिया था। और लगभग 20 साल तक चली यह स्पेस राइवलरी को नाम दिया जाता है स्पेस रेस का। चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग स्पेस रेस की जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 29 जुलाई 1955 से, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अनाउंस करता है कि वो इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर के दौरान एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। और फिर सिर्फ 4 दिनों के अंदर यानी कि 2 अगस्त 1955 को सोवियत यूनियन यूएसए की स्टेटमेंट का रिप्लाई करता है और कहता है कि वो खुद का एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। और दोस्तों, वह दिन आ जाता है जब सोवियत यूनियन यूएसए से एक स्टेप आगे निकल जाता है। दिन होता है 4 अक्टूबर 1957 का, जब सोवियत यूनियन अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि स्पुतनिक 1 को सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है। और यह लॉन्च वेस्टर्न कंट्रीज में एक क्राइसिस को जन्म देता है, जिसको बोला जाता है स्पुतनिक क्राइसिस। स्पुतनिक 1 के लॉन्च के बाद यूएसए में पब्लिक फियर और एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो लोग पहले ये मानते थे कि उनकी कंट्री टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसएसआर से आगे है, अब उनको फील होने लगता है कि यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में टेक्नोलॉजिकल गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और दूसरा, सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 के लॉन्च के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया था वो थी ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मिनिमम रेंज होती है 5500 किलोमीटर। और इस तरह इस लॉन्च से सोवियत यूनियन को यूएसए के ऊपर एक साथ 2 एडवांटेज मिल जाते हैं। एक तो वो सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करने के कैपेबल हो गए थे, और दूसरा उनके पास एक ऐसा मिसाइल सिस्टम था जो यूनाइटेड स्टेट और यूरोप तक न्यूक्लियर वेपन्स को भेज सकता था। और फिर 3 नवंबर 1957 को सोवियत यूनियन सक्सेसफुली स्पुतनिक 2 को लॉन्च करता है, जिसमें होता है एक लाइका नाम का स्ट्रीट डॉग। और इस तरह सोवियत यूनियन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ ऑर्बिट में भेजने वाली पहली कंट्री बन जाती है। लाइका एक फीमेल डॉग थी और उसकी वापसी की जर्नी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे डी ऑर्बिट की टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हुई थी। और फिर ओवरहीटिंग के कारण लाइका की डेथ हो जाती है। और फिर पब्लिक फियर और एंजाइटी के कारण यूएसए के 34th प्रेसिडेंट आइजनहावर वैनगार्ड प्रोजेक्ट के तहत सैटेलाइट को प्लान्ड डेट से पहले लॉन्च करवाने की कोशिश करते हैं। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि दिसंबर 6, 1957 को यूएसए का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च का अटेम्प्ट फेल हो जाता है, यानी कि वैनगार्ड TV3 लॉन्च पैड पे ही क्रैश हो जाता है। और फिर यह एक प्रकार से वर्ल्ड वाइड मजाक बन जाता है। फिर यूनाइटेड नेशन में जो सोवियत डेलीगेट्स होते हैं वो यूएस डेलीगेट्स को एड ऑफर करते हैं अंडर द यूएसएसआर प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट टू बैकवर्ड नेशंस। और फिर 31 जैन 1958 को यूएसए सक्सेसफुली एक्सप्लोरर 1 सैटेलाइट को लॉन्च करके प्रैक्टिकली इस स्पेस रेस में एंटर कर जाता है। और फिर 1 अक्टूबर 1958 को नाका यानी कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एरोनॉटिक्स, जो ज्यादातर एरोनॉटिक्स रिसर्च से रिलेटेड काम करती थी, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है नासा से, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इस एजेंसी का मेजर फोकस हो जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन। और नाका की जितनी भी लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर और एम्प्लॉइज थे उनको नासा में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर सोवियत यूनियन मून की स्टडी के लिए लूना 1 लॉन्च करता है, लेकिन ओवर स्पीड के कारण वह मून के ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, परंतु वह अर्थ ऑर्बिट से बाहर निकलने वाला पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन जाता है। और फिर 12 सितंबर 1959 को यूएसएसआर का लूना 2 पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट होता है जो चांद की सतह पर पहुंच जाता है। अभी तक इस स्पेस रेस में सोवियत यूनियन क्लियरली यूएसए से आगे चल रहा होता है। और फिर 19 अगस्त 1960 को सोवियत यूनियन स्पुतनिक 5 लॉन्च करता है, जिसके अंदर होते हैं 2 डॉग्स जिनका नाम होता है बेल्का और स्ट्रेलका, 42 माइस, एक ग्रे रैबिट, 2 रैट्स, फ्लाइज और काफी प्लांट्स। और फॉर्चुनेटली ये सारे पैसेंजर्स अर्थ ऑर्बिट की जर्नी करके सक्सेसफुली अलाइव वापस आ जाते हैं। और फिर 31 जैन 1961 को यूएसए एक हैम नाम के चिंपैंजी को स्पेस में भेजता है और उसको सक्सेसफुली लैंड भी करवा लेता है। एनिमल्स को स्पेस में भेजने का कारण ये था कि इससे पता लगाया जा सकता था कि ह्यूमन बॉडी स्पेस में कैसे फंक्शन करेगी। फिर दिन आता है 12 अप्रैल 1961 का, जब सोवियत यूनियन इस स्पेस रेस में लगभग 1 साइडेड विनर बन जाता है, क्योंकि सोवियत यूनियन के यूरी गगारिन अर्थ का एक सिंगल ऑर्बिट कंप्लीट करके स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। वो स्पेस में लगभग 1 घंटे
घंटा और 48 मिनट बिताते हैं और फिर सक्सेसफुली लैंड भी कर जाते हैं। और इस तरह यूरी गगारिन सोवियत यूनियन के एक नेशनल हीरो बन जाते हैं और यूएसएसआर अप्रैल 12 को कॉस्मोनॉटिक डे डिक्लेयर कर देता है। 2011 में यूनाइटेड नेशन ने भी 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डिक्लेयर कर दिया था। इसके कुछ दिनों बाद यानी कि 5 मई 1961 को एलन शेफर्ड स्पेस में जाने वाले फर्स्ट अमेरिकन बन जाते हैं। शेफर्ड अर्थ के ऑर्बिट में नहीं जाते। उसने लगभग अपनी 15 मिनट की फ्लाइट में 116 माइल्स यानी कि 186.6 किलोमीटर ऊंची उड़ान भरी और यह फ्लाइट यूएसए के लिए स्पेस रेस में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 25 मई 1961 में यूएसए के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने यूएस कांग्रेस के सामने प्रपोज किया कि यूएसए को इस डेकेड के एंड तक इंसानों को मून पर भेजना और सेफली वापस लाना चाहिए। और इस स्पीच के बाद नासा का बजट 89% तक बढ़ गया और अगले साल 101%। और मई 1961 में अपोलो प्रोग्राम को अनाउंस कर दिया गया जो 1961 से 1972 तक चला। और फिर कैनेडी ने 12 सितंबर 1962 में राइस यूनिवर्सिटी में दी अपनी मोस्ट फेमस स्पीच में कहा, वी चूज टू गो टू द मून। लेकिन उधर सोवियत यूनियन स्पेस मिशंस में लगातार माइलस्टोन अचीव कर रहा था। 16 जून 1963 में वैलेंटीना टेरेस्कोवा स्पेस में जाने वाली फर्स्ट सिविलियन और फर्स्ट वुमेन बन गई थी। वह लगभग 3 दिन स्पेस में रही और 48 टाइम्स पृथ्वी की परिक्रमा की। और वहीं यूएसए को फर्स्ट अमेरिकन वुमेन को स्पेस में भेजने में लगभग 20 साल लगे जब उन्होंने सैली राइड को 1983 में भेजा। 1967 मोस्ट डेडलीस्ट ईयर ऑफ द स्पेस रेस। यह साल स्पेस रेस के लिहाज से यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों के लिए काफी डेडली और हॉरिफिक रहा। जनवरी में ही अपोलो मिशन की मून लैंडिंग की फर्स्ट फ्लाइट लॉन्च पैड पे ही क्रैश हो गई थी और उसमें बैठे 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट की डेथ हो गई। और फिर अप्रैल 24, 1967 को सोवियत कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमोरोव की अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री के दौरान पैराशूट न खुलने से डेथ हो जाती है। और इस तरह व्लादिमीर कोमोरोव स्पेस में मरने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। दिसंबर 21, 1968 में अपोलो सीरीज का अपोलो 8 ह्यूमन क्रूड स्पेसक्राफ्ट मून का सक्सेसफुली ऑर्बिट करने वाला और वापस पृथ्वी पर लौटने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाता है। और फिर वो दिन आ जाता है जिसका यूएसए के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जुलाई 16, 1969 को अपोलो 11 को कैप कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाता है जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ 2 और क्रू एडविन ऑल्ड्रिन और माइकल कोलिन होते हैं। और फिर 4 दिन बाद यानी कि जुलाई 20, 1969 को 10:56 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। मून लैंडिंग को काफी लोग फेक भी मानते हैं। लोगों का मानना है कि यूएसए सोवियत यूनियन को स्पेस रेस में टक्कर नहीं दे पा रहा था, लेकिन नासा के अकॉर्डिंग इस इवेंट को लगभग 650 मिलियन लोगों ने लाइव देखा था और उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज को भी सुना था जिसमें वो बोल रहे थे, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। और इस तरह नासा ने जॉन एफ कैनेडी की स्टेटमेंट जो थी डेकेड एंड तक इंसानों को मून पर भेजना को सक्सेसफुली ट्रू कर दिया। और फिर नवंबर 1969 में अपोलो 12 मिशन को भी मून पर सक्सेसफुली लैंड करवा दिया गया था। लेकिन 1970 में लॉन्च किए गए अपोलो 13 मिशन को मून पर लैंड नहीं करवाया गया था क्योंकि अपोलो 13 मिशन मून के ऑर्बिट में तो पहुंच गया था लेकिन ऑक्सीजन टैंक में एक्सप्लोजन के कारण वह मून पर लैंड नहीं कराया गया और फॉर्चुनेटली उसको अर्थ पर सेफली लैंड करवा दिया गया था। अपोलो 17 सिक्स्थ और फाइनल मिशन था जो मून पर सक्सेसफुली लैंड किया था और वापस आया था। इस तरह अपोलो प्रोग्राम के तहत 1972 तक टोटल 12 पीपल मून पर लैंड किए। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि यूएसए स्पेस रेस को 20 जुलाई 1969 को ही जीत गया था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर अपने कदम रखे थे। लेकिन उस टाइम पे सोवियत यूनियन अपना फर्स्ट स्पेस स्टेशन बनाने पर ध्यान दे रहा था। यूएसएसआर ने अप्रैल 1971 को सैल्यूट 1 जो वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेस स्टेशन था को लॉन्च किया और इस स्पेस स्टेशन के कुछ हिस्सों को प्रेजेंटली वर्किंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी यूज किया गया। 17 जुलाई 1975 वो दिन था जब कोल्ड वॉर की 2 सुपर पावर यानी कि यूएसए और यूएसएसआर एक साथ आ गए थे और वो दोनों अपोलो सोयूज नाम से एक ज्वाइंट क्रूड इंटरनेशनल स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं। इसमें 2 सेपरेट फ्लाइट्स यानी कि अपोलो और सोयूज स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है जिसमें यूएसए और यूएसएसआर के कमांडर्स बैठे होते हैं और वो दोनों स्पेस में हैंडशेक भी करते हैं और इस तरह लगभग
लगभग इस 20 साल तक चली स्पेस रेस का अंत हो जाता है। लेकिन इन सब से परे भारत में बैठा एक शख्स विक्रम साराभाई इस स्पेस रेस को क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। वह तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को इंडिया की एक खुद की स्पेस एजेंसी होने की नीड के बारे में बताता है और फिर 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को ओपन करते हैं और फिर 15 अगस्त 1969 को इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च से इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया जाता है और 1972 में इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर कर दिया जाता है। और फिर 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन के रॉकेट की मदद से इसरो अपना फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च करता है। बाद में इसरो 18 जुलाई 1980 को खुद के लॉन्च व्हीकल SLV-3 की मदद से रोहिणी नाम के सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करता है और इस तरह इसरो के एक सुनहरे सफर की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में चली इस शानदार रेस का असली विनर कौन था? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।